देखिए, आज हम लोग जो है फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। और पहली बात तो ये है, फिज़िक्स ग्रीक शब्द से बना हुआ है। और ग्रीक शब्द क्या है? फिजिक्स। ये फिजिक्स है। और फिजिक्स का मतलब नेचर। ठीक है, देखिए, हम लोग जो पढ़ना है फिजिक्स में, हम लोग किसी का डेरिवेशन से नहीं पढ़ना है। हम लोग जो कमीशन ही चाहता है कि फिजिक्स टॉपिक से आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में, यानी जो डेली बेसिस में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उससे रिलेटेड कोई फिजिक्स की चीज़ पूछी जाए और बहुत ही इस तरह से मतलब बात की जाए जो एक लेमैन जिसने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा है और उसको नॉर्मल शब्दों में हम समझ सकें। ठीक है, तो देखिए, फिजिक्स एक ग्रीक शब्द है से बना हुआ है जिसका नाम फिजिक्स है। और फिजिक्स का मतलब नेचर। और फिजिक्स में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मैटर्स एंड एनर्जी। आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ है, देखिए, जो भी पड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें द्रव्यमान है कि नहीं? तो ये द्रव्यमान है। और दूसरी बात है, एनर्जी है। जैसे देखिए, रोशनी आ रही है, ये रोशनी कहीं कोई मैटर थोड़ी कि इसको पकड़ लेंगे, हम पकड़ नहीं सकते। ये कोई स्पेस तो इसने धारण नहीं किया कि इतने जगह में रहेगी तो उसको कुछ नहीं आ पाएगी। तो देखिए, फिजिक्स पहली बात ग्रीक शब्द फिजिक्स बना है, इसका मतलब नेचर, नेचुरल होता है। फिजिक्स में हम मैटर, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। मैटर क्या है? जिसपे मास होता है, जिसका एक वेट होता है, वही वेट जो स्पेस धारण करता है और जो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कोई मैटर है, इसका एक द्रव्यमान है, ये जगह घेरती है, होती है। एनर्जी क्या है? क्या इसमें मास है? क्या ये कोई स्थान घेरती है? घेरने का मतलब है कि बहुत सारी कि उसमें दूसरी कोई चीज सीधा आ पाए। जैसे ये है, अगर जहाँ रहेगी तो यहाँ दूसरी चीज थोड़ी आ पाएगी। तो फिजिक्स में मोस्टली मैटर और एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, फिजिक्स दो पार्ट्स होते हैं। एक पारंपरिक फिजिक्स, ट्रेडिशनल फिजिक्स, और एक मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न, आधुनिक। एक पारंपरिक फिजिक्स होती है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है। अब सवाल उठता है कि पारंपरिक और आधुनिक भौतिकी में क्या अंतर होता है? तो बताइए। परिवर्तन हो, पारंपरिक जो हमेशा चली जाती है। नहीं, जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल पारंपरिक फिजिक्स क्या होता है? पारंपरिक ये जो शरीर चली आ रही है और आधुनिक जिसमें परिवर्तन होता है।
आइए तो पारंपरिक और आधुनिक भौतिकी में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? ट्रेडिशनल्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? परंपरा को सब चीजें चली कहते हैं फिजिक्स एक ट्रेडिशनल फिजिक्स है, एक पारंपरिक और एक आधुनिक। इसमें क्या अंतर? भौतिकी क्या है? भौतिकी ग्रीक शब्द से बना हुआ है, फिजिक्स से। इसका मतलब क्या है? फिजिक्स इसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अब हमने कहा कि फिजिक्स दो प्रकार की होती है, एक ट्रेडिशनल फिजिक्स और एक आधुनिक फिजिक्स। देखिए 1900 से पहले, एडी से पहले जो फिजिक्स पढ़ाई जाती थी वो ट्रेडिशनल फिजिक्स है, और 1900 के बाद जो फिजिक्स पे जुड़ी स्टडी हो रही है उसको आधुनिक फिजिक्स है। पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मैटर एंड एनर्जी आर सेपरेट। मैं ये कह रहा था जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है 1900 एडी से पहले जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ये जो चीजें थी कॉन्सेप्ट्स, वो ट्रेडिशनल पारंपरिक थे। 1900 के एडी के बाद जो है वो आधुनिक फिजिक्स में आ जाती है। इसमें फर्क क्या है? जो पारंपरिक फिजिक्स है ये कहती है कि जो द्रव्यमान है, देखिए द्रव्यमान है और ऊर्जा है। द्रव्यमान और ऊर्जा से अलग अलग है। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला नहीं जा सकता या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला नहीं जा सकता। आधुनिक फिजिक्स क्या कहती है? नहीं, जो द्रव्यमान है ऊर्जा में और ऊर्जा को मैंने कहा जो द्रव्यमान है ये जैसे मैटर है और ऊर्जा है। ऊर्जा को हाथ में तो पकड़ नहीं पाओगे, इसका मतलब स्थान नहीं है।
तो पारंपरिक फिजिक्स ये कहती है कि जो मैटर होता है, ये द्रव्यमान, इस द्रव्यमान को कभी भी ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, या ऊर्जा को द्रव्यमान में। इसके पितामह क्या है पारंपरिक फिजिक्स के? आइजैक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है ट्रेडिशन के? आइजैक। आधुनिक भौतिकी के पितामह आइंस्टीन, क्योंकि देखिए यही तो दे रहे हैं फादर इनके कौन है? आइंस्टीन। समझ रहे बात? मैंने कहा थोड़ी बात जो बताई अभी तक की बताई कि भौतिक जो है फिजिक्स, ये एक ग्रीक शब्द है, और ये ग्रीक शब्द किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द कौन से शब्द से लिया गया है? फिजिक्स। इसका मतलब नेचर, नेचुरल चीज है। फिर हमने बताया फिजिक्स जो है दो भागों में इसको डिवाइड किया गया, एक पारंपरिक फिजिक्स और एक आधुनिक फिजिक्स। पारंपरिक फिजिक्स क्या है? 1900 एडी के पहले जो फिजिक्स थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और 1900 के एडी के बाद ट्रेडिशनल फिजिक्स में ये कहती है कि द्रव्यमान और ऊर्जा कभी एक दूसरे में चेंज नहीं होता, यानी मैटर द्रव्यमान कभी ऊर्जा नहीं बदल पाएगा, ना ऊर्जा कभी द्रव्यमान में कन्वर्ट हो पाएगा। और जो ट्रेडिशनल फिजिक्स के पितामह है वो कौन है? न्यूटन। आपने देखा आधुनिक फिजिक्स में आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा E=mc² दे दिया। उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और ऊर्जा को इसके लिए E=mc² एक बहुत बड़ा इनको जो है बहुत बड़ा दुनिया को चीज दी है। अब सवाल उठता है, एक सवाल कई बार कमीशन ने पूछा है, आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज जो दिया गया था वो किस सिद्धांत पर दिया गया था? दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी हुई आइंस्टीन को पूरी दुनिया में, वो E=mc के स्टोरी थी। तो नोबेल प्राइज आइंस्टीन को किससे मिला? किस खोज पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया? बताओ। देखिए मैं वही बताना चाहता था, क्वेश्चन आया था कि दुनिया में देखिए प्रोफेसर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया, किस पर दिया गया? पहला ऑप्शन E=mc², दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो केमिकल इफेक्ट, और 1 और प्लस थर्ड के लिए। बताइए, ये सवाल आया था, बताइए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दिया गया था नोबेल प्राइज
लेकिन दुनिया में जो इनको पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा मिली थी वो E=mc पे मिला था, लेकिन नोबेल प्राइज जो दिया गया था इस पे को जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे दिया गया था। और ये सवाल आया था, हमारा भी क्वेश्चन भाई हर आदमी MC मार के चला है भाई, इस पे सोचा है स्टील के इतना बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि दुनिया में पूरा किया एक दुनिया जो फिजिक्स के जो लोग थे, फिजिकल साइंस की दुनिया के जो लोग थे, उन पे सोचने का नया तरीका डेवलप कर दिया। उन्होंने कहा इससे पहले दुनिया समझती थी कि द्रव्यमान को कभी भी ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता और न ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इसी के लिए इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, लेकिन नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला था। इसको साइड के लिए आया हुआ सवाल, ठीक है। अब लिख लीजिए पारंपरिक भौतिकी में कुछ चैप्टर लिख लीजिए, कौन से आपको पढ़ना वो हकत बना देंगे, तो उस चीज को आप पढ़ेंगे और कुछ चीजें हम पढ़ाएंगे, बाकी अपना पढ़ेगा जिससे आपको तरीका तो मालूम हो जाए, ठीक है। पहला लिख लीजिए ट्रेडिशनल फिजिक्स यानी पारंपरिक भौतिकी में क्या क्या पढ़ना रहता है आपको। पहला लिखिए यांत्रिकी, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में गति और गति का सिद्धांत, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक का मतलब प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स दूसरा ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, जैसे होता नहीं स्कैटरिंग क्या है, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, तो बहुत बड़े टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए पहला दूसरा चैप्टर क्या लिखा आपने, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक, इसमें लिख सकते हो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें आ जाएगा। तीसरा लिख लीजिए चैप्टर उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में लिख लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स में लिखिए, इसे देखने बैठने थोड़े काम चले, लिखिए लिख लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स कल हमने पढ़ा दिया, उसमें हमने क्या बताया था, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बताया था, नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था, हमने बताया था परमाणु बम कैसे बनेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनेगा, इसीलिए केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों को लिखा दिया था। उसके हाइड्रोजन बम कैसे बनेगा, आइसोटोप क्या होगा, आइसोटोप में जैसे कोबाल्ट 60 किस लिए काम आएगा, कैंसर इलाज के, फास्फोरस 32 किस लिए काम आएगा, वो सब चीजें न्यूक्लियर आइसोटोप के बारे में बताया था। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में लिखिए। अगला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो जो सवाल आ सकते हैं सब इस आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखिए, मॉडर्न फिजिक्स दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक में लिखिए मोबाइल, भाई ये तो फिजिक्स से मोबाइल लिख लीजिए, कंप्यूटर लिख लीजिए, मोबाइल है, कंप्यूटर है, एलईडी है,
यह CD है ना? हम लोग शुरू करते हैं। भौतिक राशियां, पहला ट्रेडिशन फिजिक्स में लिखते हैं भौतिक राशियां। लिख लीजिए भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां क्या है? लिख लीजिए इसमें दुनिया में जो भी मापनीय है, जिसे मापा जा सकता है, दुनिया में जो भी मापनीय है वो भौतिक राशि। अब सिंपल शब्दों में इस तरह से वाला ना करें। दुनिया में जो भी मापनीय है भौतिक राशि। लिख लीजिए, आगे लिखिए। जैसे लंबाई को मापा जा सकता है ना। समय को काउंट किया जा सकता है कि नहीं किया? घंटा, ये सब दुनिया भर का है ना। दिन, समय, सेकंड, मिनट, समय। द्रव्यमान 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 1 कुंतल, 2 कुंतल, क्या द्रव्यमान, ये सब भौतिक राशि है ना। आगे लिख लीजिए आयतन, 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने हेतु, किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने हेतु हमें 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हमें 2 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, लिखिए भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है। दूसरा, संख्यात्मक मान। जैसे किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक भौतिक राशि का मात्रक, जैसे कोई द्रव्यमान है, जैसे ये कोई द्रव्यमान है, तो आप यही तो कहोगे कि ज्यादा है तो कहोगे मात्रक किलोग्राम, या कम है तो कहोगे ग्राम है। तो मात्रक चाहे ग्राम लो चाहे केजी लो। अच्छा कहो, मान लिया जैसे ये है, कितना है ये, कहेंगे ग्राम है। फिर आपने कहा ग्राम से कुछ पता नहीं, आइडिया लगा ना। आपने कहा नहीं 25 ग्राम, नहीं 50 ग्राम है, तो संख्या, पहला मात्रा मात्रक होना चाहिए, और दूसरा संख्या। किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए 2 ही चीज की तो जरूरत होती है कि मात्रा कितनी, समय कितना। पहली बात तो कहते तो कितना समय हुआ, तो आपको मात्रा पहले मालूम होना चाहिए, उसकी यूनिट आपने लिया कि नहीं। 2 घंटा की बात करोगे, पहले घंटा करोगे, घंटे से कुछ आइडिया नहीं लगा तो आप कहोगे आधा या 1.5 या 2, नाम तो लोगे। मिनट की बात अगर यूनिट मिनट लोगे तो आप मिनट की बात कहोगे पहले, फिर कहोगे, तभी नहीं आइडिया लगेगा कि मिनट का कितना, क्या मिनट। अगर कह दोगे भैया जैसे कोई आना, आपने कहा हम मिनट में आ जाएंगे, अरे तो कितने मिनट में आ जाओ, 1000 मिनट में आ जाओगे, 2000 मिनट में आ जाओगे, 4 लाख मिनट में आ जाओगे, क्या बताओ, कुछ तो बताओगे। तो मात्रा
और संख्या दोनों चीज बतानी है। ठीक है, आगे लिख लीजिए। लिख लीजिए, राशियां 3 प्रकार की होती हैं। राशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला, मूल राशियां, फंडामेंटल। दूसरा, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। लिखा, राशियां कितनी प्रकार आपने बताई? 3 प्रकार की। पहला, मूल राशियां। मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां और कॉम्प्लीमेंट्री सहायक राशि। टोटल राशियां, राशियां क्या चीज है? वो कोई भौतिक चीज जिसको मापा है। तो टोटल मूल राशि अगर देखा जाए वो है 7। मूल राशि फंडामेंटल यूनिट्स। पहला लिख लीजिए, राशियां लिख लीजिए जल्दी। मूल राशियों में पहले 7 लिख लीजिए। पहला, द्रव्यमान, मास। मास की यूनिट क्या है द्रव्यमान की? आगे लिखिए, तेजी, किलोग्राम। मूल राशियों में लिख लीजिए 7 मूल राशियां होती हैं। पहला मूल राशि क्या लिखा आपने? द्रव्यमान। उसकी यूनिट क्या होगी? दूसरा लिख लीजिए, लेंथ, लंबाई। यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। मीटर। मीटर यूनिट लिखे, मीटर। पूछा जा सकता है, देखिए एक्चुअली छोटी छोटी चीज का आता है तो उससे मार्क कर लें, कोई गलत नहीं। लिख लीजिए, लंबाई का लिख लीजिए मीटर। तीसरा लिखिए समय, टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड। चौथा लिख लीजिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर। चौथा लिख लीजिए, पांचवा लिख लीजिए, क्वांटिटी यानी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा लिख लीजिए, इसकी यूनिट मोल। मोल। छठा यूनिट ताप, टेम्परेचर। यूनिट क्या होगी? केल्विन। 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 लिख लीजिए 7वां, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, चमक जो होती है ना, लाइट इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? कैंडला। इसी से कैंडल बना है, कैंडला। ठीक है, क्या क्या आपने लिख दिया इसमें? पहला द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरा लंबाई, लंबाई। समय,
विद्युत धारा, तीसरा विद्युत धारा, तीसरा समय, समय, चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की पदार्थ की मात्रा, मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप, ज्योति तीव्रता। ये अब देखिए व्युत्पन्न, व्युत्पन्न माने होता क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वह राशियां सदैव इसी से मिलकर बनी होती है, इन्हीं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशियां कितनी होंगी? व्युत्पन्न राशियां कितनी होंगी? कितनी होंगी? दो कैसे हो गई? अच्छा ये बताओ इंग्लिश के कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड कितने हो गए? और कितने शब्द कितने बनते हैं इससे? 26 वर्ड से लाखों बनते, करोड़ों बनते। तो फंडामेंटल तो ये हो गए 26, और जो बनते हैं वही तो शब्द होते हैं। आप कह रहे हो शब्द लाखों करोड़ों हो सकते हैं, तो व्युत्पन्न भी तो शब्द ही है, इसी से बना हुआ है भाई। ये 26 वर्ड वाला है नहीं, मूल है, यही तो मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न कितनी होंगी? इसका कोई नंबर फिक्स नहीं। जैसे हमने बताया कि यही चीजें मिल करके ही तो अलग अलग बनाएंगी। बताओ भाई, जैसे 26 से बहुत सारे बन सकते हैं, तो 7 से एक दूसरे से मिलजुल करके कई अलग अलग बनाएंगी, नहीं बनाएंगी? तो कोई फिक्स तो नहीं है कि एक 7 होगा या 10 होगा या 14 होगा, काफी बन सकती हैं। तो इसमें लिख लीजिए व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। पहला व्युत्पन्न राशि बना लीजिए 4। 4 तो 4 बराबर दूरी बटा समय, लिख लीजिए फार्मूला। एरिया क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए अभी आपने कहा दूरी, अभी बताया ना, ये तो दूरी बराबर 4 बराबर दूरी बटा समय। दूरी देखिए यही तो आया, लंबाई। समय देखिए यही तो आया, यही से लंबाई इसी से बनाई 4। आपने दूसरा क्या बताया? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए है, चौड़ाई भी लंबाई इस तरह से, वो भी देखिए। तो ये दोनों मिलकर ही तो ये बनाया इसने। फिर आपने आयतन लिया, क्या लिया आपने? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई देखिए यही तो है, देखिए लंबाई यही तो है, चौड़ाई भी तो यही है, ऊंचाई भी तो यही है। यानी जो टोटल बन रही है ये व्युत्पन्न राशियां जो होंगी बहुत सारी बन सकती हैं। नहीं समझ में आ रही? यानी दुनिया में जो मूल राशियां हैं, मूल राशियां क्या हैं?
राशियां क्या है? वो कोई भौतिक चीज जिसको नापा जा सकता है, और उससे टोटल मूल राशियां कितनी है? 7। वो है द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ताप, ज्योतिषता। व्युत्पन्न राशियां क्या है? वो सारी राशियां जो मूल राशियों से बनी होती हैं, और चूंकि मूल राशियों से बनी होती हैं तो व्युत्पन्न राशियों की संख्या अनंत हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ठीक, अब देखिए तीसरा हमने क्या कहा? तीसरा प्रकार क्या बताया? सहायक लिखिए, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री राशियां लिख लीजिए। पूरक राशियां बोलते हैं। पूरक राशियां देखिए 2 प्रकार की होती हैं, लिख लीजिए। पूरक राशियां कौन कौन सी होती? देखिए 1-2 राशि होती है जो इन राशियों की मदद करती है। पूरक का मतलब इसकी मदद करती है। तो कौन कौन सी है? रेडियन और रेडियन। ठीक, ये प्लेन एंगल्स को मापने के लिए और एक सॉलिड एंगल को नापती है। बस कहने का मतलब है कोण जो होता है, कोण को भी मापा जाता है कि नहीं मापा जाता? तो कोण को भी मापा जाता है, और आप कह रहे हो कि वो कोई भी भौतिक राशि से मापा जा सकता है, वही राशि होती है। तो कोण को भी मापा जाता है। कोण को मापने के लिए 2 होती है, रेडियन और इसमें रेडियन। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा चैप्टर में आ जाइए। उसका हिंदी भी उसका नाम भी होता है, उसका नाम अब लिख लीजिए प्रमुख मात्रक। मात्रक से सवाल आता कि नहीं आता है? तो लिखिए प्रमुख मात्रक। राशियां हो गई। देखिए अब तक हम लोग क्या पढ़े? फिजिक्स। फिजिक्स किससे निकला हुआ शब्द है? ग्रीक शब्द से। कौन सा शब्द से बना हुआ है फिजिक्स? फिजिक्स। फिजिक्स क्या बात करता है? द्रव्यमान और उसको नेचर के बारे में, नेचुरल चीजों के बारे में। और नेचुरल चीजें क्या चीज? 2 ही चीज होती हैं, द्रव्यमान, वो क्या मैटर, और द्रव और ऊर्जा। अब हमने देखा कि फिजिक्स में 2 प्रकार की होती हैं, एक पारंपरिक फिजिक्स और एक आधुनिक फिजिक्स। पारंपरिक फिजिक्स क्या होती है? मॉडर्न फिजिक्स क्या है? दूसरा अंतर क्या है? पारंपरिक फिजिक्स में ये कहती है कि द्रव्यमान यानी मैटर और एनर्जी सेपरेट होते हैं। यानी मैटर का मतलब द्रव्य और ऊर्जा सेपरेट होते हैं, ये एक दूसरे में बदल नहीं सकते। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है? मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर बदल सकती है, जिसके लिए आइंस्टीन साहब ने एक फार्मूला दिया। जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है, पारंपरिक भौतिकी है, उसके पितामह कौन है? न्यूटन। आधुनिक भौतिकी के पितामह कौन है? आइंस्टीन। फिर हमने पहला चैप्टर उठाया राशियां। राशियां क्या है? वो भौतिक, वो कोई भी भौतिक जिसमें किसी का नापा जा सकता है। उसमें हमने बताया राशियां 3 प्रकार की होती है। एक कौन कौन की? मूल राशियां, दूसरी
व्युत्पन्न राशियां, तीसरी सहायक राशियां। मूल राशियां क्या है? द्रव्यमान 7 है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, पदार्थ की मात्रा, ताप, जल, तीव्रता। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होंगी? वो मूल से ही बनी होती है, और एक पूरक राशि होती है जो इन दोनों की मदद करती है। वो कौन सी राशि है? रेडियस, रेडियस जो प्लेन कोण और सॉलिड कोण को नापती है। अगला चैप्टर लिख लीजिए, प्रमुख मात्रा। प्रमुख मात्रा। तो पहला मेरा मात्रा लीजिए, पहला लिख लीजिए प्रमुख। ये नहीं चलेगा क्या आज? लाइट लिख लीजिए। पहला मात्रक में दूरी, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, पहला जो है मात्रक क्या है? तो आप कितनी दूरी नाप सकते हो? जैसे 1 किलोमीटर, 1 माइल, यही तो नापते हैं। तो पहला यूनिट लिखिए खगोलीय दूरी। नहीं, पहला लिखिए खगोलीय दूरी, बताते हैं क्या है। पहला खगोलीय दूरी, इसी को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी दूरी कितनी होती है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होगी? हमेशा स्टार के बीच की जो दूरी होती है, जो नापने का यूनिट, जो जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो लिख लीजिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख लीजिए, इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर कितना हो गया? 1.5 into 10 की पावर 11 10 की पावर 11 या मीटर। तो इसको देखिए, फिर से जोड़िए, 1.5 कितना जीरो बढ़ाएंगे? 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर इसको हटा दोगे तो एक इधर भी हटा दो। अब देखिए कितना है? मीटर है। इकाई किलोमीटर बदलना है, 3 जीरो हटा दो। तो 3 जीरो हटाने का मतलब ये यही तो है। इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। इकाई, भाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूरज की जो दूरी होती है वो कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। चूंकि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से सूरज को, इसी को हमने बेस मान करके एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रखते हैं। समझ गए? यानी हमारा जो सूरज है, जो जिससे पृथ्वी है, पृथ्वी का सूरज कौन है? पृथ्वी का तारा कौन है? सूरज। ठीक है? यानी हमारी पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के। तो हम अपने सूरज का ही तो बेस मानेंगे।
तो इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, दुनिया में हमने सूरज के अलावा अरबों खरबों और भी तो स्टार हैं। तो किसी भी स्टार की दूरी को मापने के लिए किलोमीटर तो हम नापेंगे नहीं, हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बेस मान लेंगे। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 15 करोड़ किलोमीटर। आप समझ गए बात? समझ गए बात? यदि एक एस्ट्रोनॉमिकल पूछा जाता है, एक खगोलीय दूरी बराबर कितनी दूरी? 15 करोड़ किलोमीटर। मीटर में पूछ ले तो 3 जीरो बढ़ा दीजिएगा। समझ गए? अगला यूनिट लिख लीजिए। ये सब पूछे जाते हैं ना बहुत। लिख लीजिए प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। अच्छा, आप बताइए प्रकाश वर्ष दूरी ज्यादा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ी दूरी है? एक खगोलीय दूरी बड़ी है कि प्रकाश वर्ष दूरी ज्यादा बड़ी है? एक खगोलीय दूरी है भाई, आप बता रहे हैं क्या? इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे? जो है बताइए, कौन बताएगा? अब देखो, सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब अभी लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइट ईयर्स क्या होता है? एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जितनी तय करती है उसको एक लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लिख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा एक साल तक निर्वात में चली गई दूरी। लिखो, मैंने कहा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी। अब देखिए सूरज से पृथ्वी तक लाइट कितनी देर में आती है? 8 मिनट मान लीजिए, चलो 8 मिनट मान लेते हैं, छोटा मोटा 8 मिनट में 15 करोड़ दूरी तय कर ले रही है। और जब एक साल तक तो बहुत ज्यादा दूरी कवर करेगी ना। जब 8 मिनट में सूरज से लाइट यहां आ जा रही है, 8 मिनट में होगी, तो एक साल तक अगर लाइट चलेगी तो कितनी दूरी चलेगी? क्या 15 करोड़ चलेगी? बताओ, बहुत ज्यादा चलेगी। तो लाइट वर्ष ज्यादा लंबी दूरी हुई कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो लिख लीजिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, (9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। देखो, एक लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। समझ गए बात? तो ये दूरी एक लाइट ईयर हुई। तो लाइट ईयर तो बहुत बड़ी दूरी हो गई ना। कहां 8 मिनट की दूरी माप रहे हैं, कहां
1 साल तक जो प्रकाश चलती रहेगी दूरी, उसको माप रहे हैं। समझ रहे बात? अच्छा, तो इसका मतलब है लाइट को, दूरी को मापने का बहुत सारे यूनिट, केवल हम किलोमीटर और माइल तक ही नहीं रख सकते। एक इतनी बड़ी दूरी मापने का कौन सा यूनिट आई? खगोलीय दूरी। दूसरी लाइट ईयर। लेकिन अगर पूछा जाए दूरी को मापने का सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, प्रकाश तो क्या बताओगे? प्रकाश प्रकाश वर्ष नहीं है, और भी बड़ी यूनिट आ गई, यही मैं कह रहा हूं। तीसरा देखिए पारसेक। पारसेक, ठीक है, लिख लीजिए 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 parsec 1 parsec is equal to 3.46 light year. इसका मतलब हुआ 9.46 into 10 की पावर 15 मीटर इंटू 3.46, वो होगा पारसेक। तो लिख लीजिए लंबाई को मापने का सबसे बड़ी यूनिट पारसेक। ये सवाल कई बार पूछा गया, लाइट कई बार लाइट ईयर कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, पूछा ये भी जाता है कि लाइट ईयर जो है वो किस चीज को मापने का यंत्र है। पूछेगा लाइट इलेक्ट्रिसिटी को मापने का यंत्र नहीं है, ये किसकी यूनिट है? दूरी का है। लिख लीजिए लाइट ईयर दूरी को मापने का यूनिट है। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट लंबाई की मापने की क्या है? पारसेक। ठीक है, एक बोतल आओ यार, पानी वो बेटी इतना स्टोर कर लिए हैं, कह रहे हैं। अब लिख लीजिए जहाजों द्वारा चली गई दूरी, जहाजों द्वारा पानी की जहाज द्वारा चली गई दूरी को कैसे नापते हैं? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल, पानी के जहाज के द्वारा चली गई दूरी को मापने की यूनिट क्या होगी? नॉटिकल माइल्स। तो लिख दिया 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर। 1852 मीटर होती है 1 नॉटिकल माइल, क्या होगी? 1852 मीटर। और दूसरी बात, जहाजों द्वारा चली गई दूरी कौन सी नापे, किससे नापेंगे? नॉटिकल। ठीक है, यानी 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। यही तो हुआ। लिख लीजिए 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना मीटर हुआ? 1852 मीटर। तो अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1.852 किलोमीटर। और 1 माइल इज इक्वल टू, लिख लीजिए
किलोमीटर। बिल्कुल सही, 1.6 किलोमीटर। एक माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। और अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1600 मीटर। लिख लीजिए 1600 मीटर। अच्छा, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूछेगा ऐसे ही। एक नॉटिकल माइल, 1 माइल 1 किलोमीटर। दूरी को मापने का इसमें सबसे बड़ी दूरी का यूनिट कौन है? नॉटिकल माइल है भाई, क्योंकि 1852 मीटर ये हो गया। ये कितना हो गया? 1600 मीटर हो गया। और ये कितना हो गया? 1000 मीटर। पानी का जो जहाज चलेगा समुद्र में, तो वो किससे नापते हैं? नॉटिकल माइल्स को। हम किलोमीटर से नहीं नापते, हम माइल्स में नहीं नापेंगे उसको, हम नॉटिकल माइल्स में नापेंगे। यही ज्यादातर सवाल पूछे गए। अगला लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदम इस्तेमाल होता है। फैदम, 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 फैदम। ये सब जो यूनिट है सर, यूनिट है गहराई को मापने ये सब ये नॉटिकल मीटर वगैरह में ये सब सहायक या पूरे क्लास में मालूम है ना। हाँ, ये सब पूरा क्या है, बंद उसी तो बंद है ना। अब लिख लीजिए, 1 फैदम इज इक्वल टू 1.8 मीटर। 1 फैदम इज इक्वल टू 1.8 मीटर। तो देखिए, कोई समंदर है, समुद्र में जहाज चलेगी, तो जहाज चलेगी तो उसकी मापने की यूनिट क्या होगी? नॉटिकल माइल। समुद्र की गहराई मापने की यूनिट फैदम। एक नॉटिकल माइल में कितना किलोमीटर, कितना होगा मीटर? 1852। 1 फैदम इज इक्वल टू 1.8। अगला लिख लीजिए, अब लिख लीजिए, देखिए अब लिखिए, एक कोशिका की साइज कितनी होती है? लिख लीजिए। देखिए सब पूछे जाएंगे, सब फंस जाएगा आपको। देखिए मेरी बात सुनो, केंद्रक बड़ा होगा कि कोशिका बड़ा होगा? केंद्रक कैसे बड़ा होगा? एक कोशिका के अंदर ही तो एक केंद्रक होता है भाई। एक सेल है, ये सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस बड़ा होगा कि कोशिका बड़ी होगी? कोशिका बड़ी होगी। नहीं समझ में आई? समझ रहे हो ना? अब देखिए, तो लिख लीजिए, एक कोशिका की साइज, एक कोशिका का आकार 10 की पावर -6 मीटर होता है। 10 की पावर -6 मीटर। और 10 की पावर -6 मीटर का मतलब 1 माइक्रोन। देखो ये समझ लो कैसे, कहां पे लगे हो। अब मैं समझ लीजिए, ध्यान से हटा दें इसको। अब देखो मेरी बात, अगर कहा जाता 10 की पावर 6 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक 6 है ना? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी अगर 10.6 मीटर की बात कहते हैं
तो इसका मतलब है 10 लाख मीटर लंबा। और अगर ये कहते हैं 10 की पावर -6 मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 मीटर है इतना बड़ा, 1 मीटर इतना है, तो इस 1 मीटर में 10 लाख छोटे छोटे टुकड़े कर देने पर जो एक टुकड़ा होगा उसके साइज ही। अब 1 मीटर में 10 लाख छोटे छोटे अगर कर दो, कैसे करोगे आप? 100-200 करने तो आसानी हो जाएगी। और 100 के बाद आएगा 1000 आएगा, अब 1000 के बाद फिर जो है लाख आएगा, 1 लाख करते करते तो नरक हो जाएगी, 10 लाख कैसे करेंगे? तो अब समझ लो कि कोशिका का साइज कितना है। अगर माइनस पे कोई चीज आ रही है तो जो यूनिट आगे लिखी है उसका उतने गुना छोटा हो जाएगा। समझ गया? अरे भाई ये कहा गया 10 की पावर -6। अगर ये पॉजिटिव कहा गया होता, ये कहा होता, तो मीटर कितना है? 10 लाख मीटर। और जब ये कहा गया ये 10 की पावर -6 मीटर, तो इसका मतलब 1 मीटर में 10 लाखवां छोटा हिस्सा। अब समझ गए? अगर माइनस में है और फिर जो यूनिट दी गई हो उस यूनिट का उतना छोटा हिस्सा। समझ लो? नहीं समझे? नहीं है। देखो मेरी सुन लो, जैसे कोई कहा 10 की पावर 6 मीटर दूरी है, मीटर दूरी, तो इसका मतलब हुआ कि 10 के आगे 6 जीरो बढ़ाया, एक जीरो और बढ़ेगा ना, 6 ही रहेगा ना, मतलब 6 रहेगा। ठीक है, 10 लाख देखो 6 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी अगर 10 की पावर 6 मीटर है, इसका मतलब है टोटल कितना मीटर हुआ? 10 लाख मीटर। यही तो हुआ बात। अब अगर कोई कहे 10 की पावर -6 मीटर, तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर का 10 लाखवां छोटा हिस्सा। समझ रहे? तो कोशिका का जो साइज होता है वो कितना होता है? 10 के पावर -10 की पावर -6 मीटर। और जब 10 की पावर -6 मीटर को ही बोला जाता है 1 माइक्रोन। जैसे ही वर्ड आए एक माइक्रोन, इसका मतलब कोशिका। आगे लिख लीजिए, न्यूक्लियस लिख लीजिए। साइज कितना होता है न्यूक्लियस? कोशिका कितनी हो गई? 6। न्यूक्लियस कितनी हो गई? 10 की पावर -15 मीटर। 10 की पावर -15 मीटर का मतलब 1 फर्मी। लिख लीजिए, पूछा जाता है 1 फर्मी बराबर कितना? 10 की पावर -15 मीटर। लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए एक चीज, दो चीज और आई। एक मॉलिक्यूल्स का साइज 10 की पावर -9 मीटर होता है और एक एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर होता है। देखिए, अगर कोई चीज 10 की पावर -9 मीटर है तो इसी को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। और अगर 10 की पावर -10 मीटर है तो क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रॉम। लिख लीजिए,
कोशिका का साइज कितना? 10 का आधा कोशिका 1 एक माइक्रॉन 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक न्यूक्लियस का साइज एक फर्मी, एक मॉलिक्यूल्स का अमूमन जो माना जाता है, एक एवरेज माना जाता है क्या? नैनोमीटर। एक एटम का साइज कितना माना जाएगा? एक एंगस्ट्रॉम माना जाता है। ठीक है, ये आप जैसे कई बार पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 10। एक फर्मी बराबर पूछ लिया जाता है, क्या बताओगे? 10 की पावर माइनस 15। एक नैनोमीटर पूछा जाता है, क्या बताओगे? 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस एक माइक्रॉन बराबर सारे सवाल चूंकि कोशिका से जोड़ करके बता दिया कि आपको एक सेल के बारे में मालूम हो जाए, न्यूक्लियस के बारे में मालूम हो जाए आपको, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स का भी साइज आपको मालूम होना चाहिए, और एक एटम का। एटम बड़ा होगा कि मॉलिक्यूल बड़ा होगा? देखो परमाणु और अणु, तो ये बड़ा ज्यादा है कि ये बड़ा दिख रहा है ज्यादा? बताओ है? अरे भाई, ये ज्यादा बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा ज्यादा दिख रहा है? बड़ा ये दिख रहा है। कौन सा ज्यादा होगा बताओ? सर ये बड़ा दिख रहा है। ये बड़ा दिख रहा है इनके हिसाब से। नहीं बड़ा सर, आप पूछे दिख रहा है तो हम बता दिए। लेकिन इसका साइज जो है कितना होगा? छोटा होगा ये। छोटा होगा, ये बड़ा होगा। परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो एक परमाणु बराबर कितना बताया है? 10 की पावर माइनस 10। 10 की पावर माइनस क्या? एक परमाणु का साइज कितना बताया? 10 की पावर माइनस 10 मीटर। मीटर। एक अणु को कितना बताया? 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, यस सर। आ गया। तो लंबाई का सबसे बड़ा यूनिट पार्सेक, ठीक है। अब आ जाइए द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा? 1 कुंतल होगा कि 1 टन होगा कि 1 किलोग्राम? कितना होगा? सबसे बड़ा द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? बताओ। वो कहां चला गया वो? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट होती है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक पहला चंद्रशेखर यूनिट। एक चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू, लिख लीजिए कितना होता है? एक चंद्रशेखर यूनिट इज इक्वल टू 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। 1.44 सूर्य का द्रव्यमान। कै किलो हुआ? कै किलो हुआ भाई? ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, उस पृथ्वी पर तावा कै किलो होगा? अब पृथ्वी का कितना बड़ा
इक्वल टू 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। अब सूर्य का द्रव्यमान कै किलो होगा, लिख लीजिए। दो इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम, 30 केजी। अब देखो, दो 10 की पावर 30 है ना, तो ये 31 जीरो होगा ना भाई, 30 जीरो ये अच्छा 30 ही होगा। अब देखिए जीरो 30 जीरो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब गिनो, 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम। आगे बताओ। संख, संख, असंख, खत्म कर दिया असंख्य बोल कर। चलो पदम के बाद नील, 10 नील, तो दो और आगे बढ़ गया असंख्य। अब इतना केजी सूरज का द्रव्यमान है, इतना केजी, और 2 जोड़ दिया, गुणा कर, और फिर उसके बाद 1.44 से फिर गुणा करो, यानी इसका 1.5 गुना और आगे, तब जाकर के एक चंद्रशेखर यूनिट है। चंद्रशेखर यूनिट किसके नाम पे रखा है, भारतीय साइंटिस्ट चंद्रशेखर के नाम पे। तो क्या बताओगे, द्रव्यमान का सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, चंद्रशेखर। आगे लिख लीजिए, कैरेट लिख लीजिए। एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, पूछा गया, 2 लाख पूछा गया। एक कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। एक कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। अब पूछा जाए कितने माइक्रोग्राम, या कितने मिलीग्राम, सॉरी 1 ग्राम में मतलब जो है कितने मिलीग्राम, हाँ सही है, 1 ग्राम में कितने होंगे, तो पॉइंट लिख लीजिए। 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम, 0.2 ग्राम का इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम लिख लीजिए। एक कैरेट इज इक्वल टू कितने ग्राम, 0.2 ग्राम, और कितने मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। लिख लीजिए आगे। और 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। 453.6 ग्राम। लिख लीजिए। शुद्धतम सोना कितना होता है, शुद्धतम सोना 24 कैरेट जो होता है
वो शुद्धतम सोना होता है। लेकिन सबसे शुद्धतम सोना जो मार्केट में मिलेगा वो कौन सा होगा? कितना? 22 कैरेट का होता है, क्योंकि अगर शुद्धतम जो होगा वो सोना एक तरह से बहुत मुलायम होता है, आभूषण बन नहीं पाता है, इसलिए 2 कैरेट इसमें क्या मिला देंगे? 22 कैरेट गोल्ड और प्लस 2 कैरेट तांबा मिला तांबा। ठीक है, तांबा जो होता है गोल्ड के अंदर हार्डनेस लाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सोना जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब उसमें जल्दी जंग नहीं रहती है, इसीलिए चाहे वो 700 साल पहले किसी के पास सोना था और आज भी सोना वैसे ही बना रहता है, इसलिए कहते हैं पुराना सोना सोना ही होता है, उसकी चमक। इसीलिए सोने की जो समय के साथ जंग लग जाते हैं, जिसकी जंग लग जाता है, मनुष्य भी अगर मनुष्य के पास भी उस समय के साथ जंग लग जाता है। पहले बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर वृद्ध, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी, क्योंकि गोल्ड क्या है, उसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, उसको किसी मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करके वो हमेशा वैसे बना रहता है, इसीलिए 700 1000 साल पहले जो सोना था आज भी वैसे ही रहेगा, इसीलिए उसको। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो शुद्धतम होगा वो 24 कैरेट होगा, 22 कैरेट शुद्धतम मार्केट में रहेगा, 2 कैरेट तांबा डाला जाएगा, क्योंकि सोने के अंदर हार्डनेस को लाने के लिए तांबा। लिख लीजिए आप इसमें 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 1 कैरेट बराबर कितने मिलीग्राम? 200 मिलीग्राम। 2 बार सवाल आ चुका है, 1 कैरेट से 200 मिलीग्राम। ठीक है, यही जो सोनार में जाओगे तो यही कैरेट और मिलीग्राम तो कुछ जान ही नहीं पाता कैसे क्या है, वो जो भी समझाते हैं हाँ इतना भी कोई दिमाग इंटेलिजेंट नहीं जान पाएगा, नहीं समझ ही नहीं मिलता भाई। देखिए, सोना एक मुलायम लचीला धातु होता है, सोना मुलायम लचीला धातु होता है, इसे कठोर बनाने के लिए 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है। ठीक है भैया, द्रव्यमान को तो माप रहे हैं, पाउंड माप रहे हैं, कैरेट का द्रव्यमान मिलीग्राम है, द्रव्यमान माप रहे हैं, तो इसीलिए से अब लिख लीजिए AMU। इसका फुल फॉर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है ये, समझ रहे हो, क्योंकि हम द्रव्यमान का मात्रक पढ़ रहे हैं। लिख लीजिए MU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, लिख लीजिए एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर -27। लिख लीजिए एक MU is equal to 1.67 into 10 की पावर -27 kg। बहुत छोटी यूनिट हो गया, बहुत समस्या है।
आगे लिख लीजिए। तो एएमयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबाई का है कि द्रव्यमान का है कि समय का है, किसका है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी का है। देखो द्रव्यमान, इसीलिए मैं पलट के वहां के जगह द्रव्यमान का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम पूछे। अच्छा तो हमको सवाल ऐसे ही यूपीएससी जब पूछेगा कब कहाँ पूछे देगा, दिमाग भी खोले रहना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और हमेशा क्या दे देता है? लाइट का दे देता है। लाइट एक ऑप्शन रहेगा। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश से आप लाइट पे कूद के मार ना दीजिएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होगा? पार्सेल होगा। द्रव्यमान को सबसे बड़ा मात्रक किसका होगा? कौन सा होगा? चंद्रशेखर यूनिट। चंद्रशेखर यूनिट कितना होगा? 1.442 सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, अगला पॉइंट समय। समय लिख लीजिए। समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा? समय का सबसे बड़ा मात्रक साल, 4 साल क्या मानोगे? या सेकंड? किसको सबसे बड़ा यूनिट मानोगे? शताब्दी तो 100 साल होगा ना? 100 साल हुआ। देखो समय का सबसे बड़ा मात्रक जो होगा कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर लिख लीजिए। समय का सबसे बड़ा, मैं बता रहा हूं, लिखिए समय का सबसे बड़ा मात्रक कॉस्मिक ईयर। और एक कॉस्मिक ईयर बराबर कितना होता है? 1 कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू कितना? 15 करोड़ साल। एक कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू 15 करोड़ साल। पृथ्वी, सूर्य जो होता है, देखिए हमारा सूर्य जो क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद क्या होता है? गैलेक्सीज। हमारा जो यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स पर समझ लीजिए, यूनिवर्स क्या है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड जो होता है, यूनिवर्स जो होगा, बिलियन गैलेक्सीज, अरबों गैलेक्सीज के झुंड को क्या बोलेंगे? और एक गैलेक्सीज पे क्या होगा? एक गैलेक्सीज में बिलियन स्टार होते हैं। बिलियन स्टार यानी अरबों सितारों के झुंड को एक गैलेक्सीज कहते हैं। अरबों सितारों के झुंड को एक गैलेक्सीज कहते हैं। तो पृथ्वी भी, हमारे सूर्य का भी तो अपना गैलेक्सीज है। कौन सी है? मिल्की वे। तो सूर्य अपने गैलेक्सीज को एक चक्कर लगाने में 15 करोड़ साल लगाता है। सूर्य जो है, जैसे पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाता है ना, उसी तरह सूर्य हमारा अपने गैलेक्सीज का भी चक्कर लगाता है। और सूर्य अपने
गैलेक्सीज को पूरा चक्कर लगाने में 15 करोड़ साल लगा। तो जो समय सूर्य को अपनी गैलेक्सीज को पूरा करने में लगता है उसी को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। तो समय का सबसे बड़ा मात्रक कॉस्मिक ईयर। लिख लीजिए, एक कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू, लिख लीजिए, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा? मिलीसेकंड। लिख लीजिए, लिख लीजिए, समय का सबसे छोटा मात्रक शेक होता है। शेक 10 की पावर -8 सेकेंड। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 1 सेकेंड जितना समय होता है 10 करोड़ छोटा हिस्सा एक शेक का। मैंगो शेक बनाना खुद सोचो कि 1 सेकंड कितना छोटा होता है, उसका 10 करोड़ छोटा है। और सबसे बड़ा मात्रक समय का समझिए बात। किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तुरंत कर लीजिएगा। लिख लीजिए, ताप का मात्रक, ताप का मात्रक एक क्लास हो गया। ताप का मात्रक, ताप के मात्रक थोड़ा गैप देना पड़ता है उसको क्या कहते हैं। ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट। पहला क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, REUMER, र्यूमर। और चौथा केल्विन, केल्विन। एक पॉइंट लिख लीजिए, केल्विन के साथ, केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। ये पॉइंट लिखा, लिख लीजिए, 0 केल्विन, 0 केल्विन को, 0 केल्विन को परम शून्य ताप, 0 केल्विन को परम शून्य ताप, इससे नीचे कोई टेम्परेचर दुनिया में होता ही नहीं। परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम थोड़ी होता कोई टेम्परेचर। और अगर केल्विन में रखेंगे तो 0 केल्विन। मैं समझ पा रहा हूं। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इस पृथ्वी के धरातल कितना होता? -273। जब -273 आ रहा है इसका मतलब 0 केल्विन। यही एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है,
इसका मतलब हुआ, अब देखिए ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है तो कितने केल्विन के बराबर होगा? 0 प्लस 273 केल्विन, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतने तो केल्विन होगा, है ना? अरे भाई ये 0 केल्विन है तो इसमें ये इसके बराबर है। तो अगर 1 डिग्री करेंगे इसका मतलब है कि इसको 1 डिग्री में अगर केल्विन करेंगे तो कितना लाना पड़ेगा? 273। अभी लिखे और समझिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला लिखिए, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। केल्विन का मान निगेटिव में नहीं हो सकता, केल्विन का मान निगेटिव में नहीं होता। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? केल्विन, पहला हमने स्टेटमेंट लिखा दिया, केल्विन का मान निगेटिव में नहीं होता। लिख लीजिए, निम्नलिखित में सत्य नहीं। पहला लिखिए -30 फ़ारेनहाइट, दूसरा -243 डिग्री सेंटीग्रेड, 43 डिग्री सेंटीग्रेड, -243 सेंटीग्रेड। तीसरा लिखिए 44 केल्विन, चौथा लिखिए -8 केल्विन। देखो मेरी बात, हमने कहा क्वेश्चन लिखा निम्न में कौन सही नहीं है। पहला क्या बताया? -30 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा -243 सेंटीग्रेड, तीसरा 44 केल्विन और -8 केल्विन। तो कौन सही नहीं होगा? अभी हमने बताया केल्विन का मान क्यों नहीं होगा। देखिए मेरी बात, क्यों नहीं होगा आप देखो, यही समझा रहे हैं। दुनिया में सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कौन होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, और -273 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? 0 केल्विन। अभी आपने कहा ये परम शून्य ताप है ना, ये इससे नीचे टेम्परेचर जो होगा ही नहीं, तो और ये केल्विन कितने बराबर है? 0 केल्विन के बराबर होगा। तो इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होगा तो केल्विन नीचे नेगेटिव नहीं आएगा ना। नहीं समझ में आएगा? देखो इस पृथ्वी के धरातल पर सबसे ठंडा चीज कितनी होगी? परम शून्य ताप। अब परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में अगर देखा जाए तो 0 केल्विन। अब -273 से नीचे जब होगा नहीं तो 0 केल्विन के नीचे जाएगा नहीं, तो 0 केल्विन जो होता है यही एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, इससे नीचे टेम्परेचर होता ही नहीं है। इसीलिए केल्विन का मान निगेटिव में नहीं, सबका निगेटिव में हो सकता है, केल्विन का मान निगेटिव में।
आप समझ गए ना? तो 5 मिनट